चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। पहले ये पार्ट है, फिर देखते हैं आगे क्या रहेगा। तो इसकी सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मैंने इधर लिख रखी है, बट मैं चाहूंगा ना एक बार मैंने बहुत उससे बनाई है मेहनत से उसको, पर मैं चाहता हूँ एक बार मैं आप लोगों को ब्रीफ देता हूँ कैसे लिख कर, थोड़ा जल्दी काम होगा इससे। क्योंकि ठीक है, सबसे पहले हेलो एल्केन्स एकदम अलर्ट मोड पे आ जाओ। ऑलरेडी 2x मोड पे चलूंगा मैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एमओपी हेलो एल्केन की। तो हेलो के एल्केन की एमओपी में पहले है फ्रॉम एल्केन, एल्केन से प्रिपेयर करेंगे हम लोग। एल्केन क्या होते हैं बच्चों, जैसे नॉर्मल सिंगल बॉन्ड होते हैं वैसे ही। जैसे सपोज करो CH4 है, इसमें Cl2 डालेंगे, इसमें सनलाइट की प्रेजेंस करनी पड़ेगी तो CH3Cl हो जाएगा। ये रिएक्शन की कमी ये है कि रिएक्शन चलती रहती है, फिर CH2Cl2 बनेगा, फिर CHCl3 बनेगा, और तब तक चलती रहती है जब तक ये पूरी फिनिश ना हो। और अगर मैं इसमें कहीं एक से अधिक कार्बन ले लूं और फिर इसको करूं, तो इसमें पहले ही स्टेप में एक और समस्या आ जाएगी, और वो समस्या है आइसोमर की। इसका मतलब क्लोरीन पहले कार्बन पे भी लग सकता है, क्लोरीन इधर भी लग सकता है। तो आप लोग समझ जाइए, ये समस्या आ जाएगी पहले ही आइसोमर की। तो इसका मतलब पहला तरीका जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं किया, क्योंकि पहला तरीका एमओपी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बनाने का अच्छा नहीं है, कारण इसमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बनते हैं। दूसरा है फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से ये हम कैसे तैयार कर सकते हैं, अल्कोहल से ए यूजिंग HX का इस्तेमाल करके। HX में सबसे पहले HCl होगा। यहाँ पर क्या होता है, HCl में ROH में अगर HCl डाला जाएगा तो यहाँ से H2O निकलते हुए क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को, और RCl बन जाएगा। ये रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा है HBr। आप लोगों को बता दूं, HBr की रिएक्शन भी ROH HBr नॉर्मल होती है, जिसमें ये H2O निकल जाता है और ये बन जाता है RBr। परंतु ये जो HBr है ये डायरेक्ट नहीं बनता, ये KBr और H2SO4 से बनता है। क्यों? क्योंकि HBr रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। इसी तरह से बच्चों HI भी ROH में HI डालने से बनता है, और इधर भी वही रिएक्शन होती है RI। यहाँ पे भी HI नहीं बनता डायरेक्ट, इसलिए इसको पहले बनाना पड़ता है KI और H3PO4 से। यहाँ पर दो क्वेश्चन बेटा निकल रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन दो निकल रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि पहला स्टेप इसका जिसमें क्लोराइड बन रहा है, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसकी वजह से इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं किसमें, अल्कोहल के डिस्टिंग्विश में। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास 3 अल्कोहल है, एक 1 डिग्री अल्कोहल, एक 2 डिग्री अल्कोहल और एक 3 डिग्री अल्कोहल, और तीनों में मैं एक ही चीज डालता हूं, क्या? तीनों में मैं एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ HCl डालता हूं, तो 3 डिग्री वाला अल्कोहल सबसे जल्दी बॉन्ड तोड़ देता है, क्योंकि वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये हमें क्या देता है, इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, इमीडिएट टर्बिडिटी। मैं आज ही एक पेपर देख रहा था, बच्चे ने करा, इसमें 2 डिग्री वाले में थोड़ी देर बात होती है, टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट, और पहला वाला होता है नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, बट टर्बिडिटी देता है, रिएक्शन होती है एट ऑन हीटिंग, हीट करने पर। तो आज एक क्वेश्चन देख रहा था मैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन CH3 CH2 CH2Cl is treated with CH2OH is treated with HCl। HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? और मैं देख रहा था अच्छा बच्चा भी नहीं लिख पाया उसको, सिंपल है ये तो, HCl के साथ वही तो होगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगी। हाँ, टर्बिडिटी होगी, रिएक्शन होगी कहाँ, हीटिंग पर। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, फिर हम सोचते हैं
यार हम लोग तैयारी करके गए वो क्वेश्चन नहीं आया। दूसरा यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर हमने H2SO4 का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बनने वाले HI को ऑक्सीडाइज कर देगी, जो बनने वाले HI को ऑक्सीडाइज कर देगी I2 में, इसीलिए हम यहाँ पर H2SO4 का इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद अल्कोहल से दूसरा तरीका क्या है, यूजिंग PCl3 डालकर या फिर PCl5 डालकर भी बनाया जा सकता है। ROH में PCl3 डाल दो या PCl5 डाल दो तो अल्टीमेटली RCl बन जाएगा, पर अगर यहीं पर मैंने इसमें SOCl2 डाल दिया तो RCl बनेगा और उसके साथ SO2 गैस बनेगी और HCl गैस बनेगी। ये दोनों गैस हैं जिसकी वजह से हमारा मेन प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। इसलिए रिएक्शन बहुत अच्छी मानी जाती है, इसे डार्जेंस रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन अच्छी मानी जाती है और इसका नाम सल्फोनाइल क्लोराइड है, ठीक है। तीसरा रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हम हैलोजन को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज। इसमें ए है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन में क्या होता है, आयोडीन के लिए होता है, RX लिया जाता है, NaI डाला जाता है, NaX निकल जाता है और क्या बनता है, RI, ठीक है। इस रिएक्शन को ड्राई एसीटोन में करवाया जाता है। यहाँ पर से क्वेश्चन बन रहा है ड्राई एसीटोन में क्यों बनाया जाता है इस रिएक्शन को, क्योंकि वो NaX को प्रेसिपिटेट करवा देता है। NaX अगर प्रेसिपिटेट हो जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव करती है। बी क्या है, स्वार्ट्स। स्वार्ट्स में क्या है, RX में AgF डाल देते हैं, ये फ्लोरीन बनाने के लिए है। बच्चों यहाँ पर X वो होगा जो आसानी से बन जाता है। आसानी से बनने वाले हेलोजन कौन है, Cl या Br। याद करिए AgF की जगह मैं आपको बता दूं SbF2 भी हो सकता है और COF3 भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, बनेगा याद कर लीजिए RFE, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें आप। इसके अलावा चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे बनाया जाएगा, तो एल्कीन से ए है कि डबल बॉन्ड एल्कीन में हम सीधे Br2 डाल देते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो उसमें क्या हो जाता है, वो डबल बॉन्ड टूट जाता है, इधर एक ब्रोमीन आ जाता है, इधर एक ब्रोमीन आ जाता है। इससे दो बातें होती हैं, ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर डिकलराइज हो जाता है, इसका मतलब वो रिएक्शन कर गया। अगर सेम चीज को मैं C सिंगल बॉन्ड C में डालता तो नो रिएक्शन होती और वहां पर ब्रोमीन का रेड कलर एज इट इज आता। तो इसका मतलब इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं डबल बॉन्ड की आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड में ब्रोमीन ऐड हो जाता है और ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर गायब हो जाता है। दूसरा क्या है, इसी में अगर हम HBr डाल दें तो HBr दो तरह से डल सकता है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पर मोर हाइड्रोजन हो और यहाँ पर हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पर लेस हाइड्रोजन। इसके अलावा C है एलाइलेशन। एलाइलेशन में क्या होता है बच्चों, हमेशा याद रखना, एक ऐसा बॉन्ड जो डबल बॉन्ड के पास वाला सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पास वाला सिंगल बॉन्ड, इस पे अगर तुम्हें हैलोजन लगाना है तो तुम्हें 773 केल्विन यूज करना पड़ेगा या यूवी रेज इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूवी रेज इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन दोनों की प्रेजेंस में ये हैलोजन इधर लगता है सिंगल बॉन्ड पर। ये क्वेश्चन बहुत साकार है, बहुत आता है क्वेश्चन, इस फॉर्म में भी आ सकता है कि सपोज करो ये आ गया तुम्हारा इधर और यहाँ पर तुम वही डाल रहे हो I2 और UV लिखा आ गया, तो अब क्या करोगे तुम, तो ध्यान रखना यहाँ पर एलाइल कार्बन कौन है, ये या तो ये, तो आयोडीन यहाँ लग जाएगा या यहाँ लगेगा, दोनों में से कहीं एक जगह लग जाएगा आयोडीन। इसके अलावा डी है बेंजाइलेशन। अगर यही केस बेंजीन के साथ होता तो उसे एलाइलेशन की जगह बेंजाइलेशन बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखें डबल बॉन्ड से ये रहा डबल बॉन्ड जिसमें मैंने गोला मारा है वो कार्बन मेरा डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये कार्बन सिंगल बॉन्ड एलाइल कार्बन है। तो अगर मैंने इसमें हैलोजन डाला सेम वही होगा, एलाइल कार्बन पर हैलोजन लग जाएगा, ये CH2Cl बन जाएगा, पर यहाँ पर टेम्परेचर 383 केल्विन देना पड़ता है जो कि काफी कम है। ये तो रही मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने सारी रिएक्शनों को यहाँ पर हम लोगों ने एक ही जगह पर
कर दिया है जिससे आप लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं, पर मैंने इसी को डिस्क्राइब कर दिया एक एक करके। मैंने ये चार्ट आप लोगों के लिए बनाया है, साइनॉप्सिस तैयार की है, बहुत टाइम लगा है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आप इसको दोबारा चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं हेलो एरीन कैसे बनाया जाता है, हेलो एरीन को कैसे बना सकते हैं, तो हेलो एरीन बनाने के तरीके हैं दो। पहला है MOP ऑफ हेलो एरीन। पहला है सिंपल नॉर्मल बेंजीन से Cl2 डाल दो और इसमें एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3 डाल दो, तो बेंजीन पे लग जाएगा क्लोरीन। एक बात बता दूं, इस रिएक्शन को करवाने के लिए इलेक्ट्रोफाइल कौन है अगर आपसे पूछे, तो इलेक्ट्रोफाइल Cl+ है, याद रखना, ठीक है ना, याद रखना है Cl+। ये MCQ का एक अच्छा क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया Cl+ हो सकता है यहाँ पर। दूसरी रिएक्शन है फ्रॉम BDC, BDC से बनता है, आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों का एनिलीन है। इस एनिलीन में अगर आप NaNO2 और HCl डाल देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका तैयार हो जाता है BDC। और इस BDC में अगर आप डाल देते हैं Cu2Cl2 और HCl, इन दोनों, तो इन दोनों की मदद से बन जाता है आप लोगों का क्लोरोबेंजीन। अगर आप इसकी जगह Cu2Br2 लेते हैं और HBr लेते हैं, मुझे थोड़ा नहीं आता तरफ, तो यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा, तो ये दोनों ही रिएक्शन कहलाती है सैंड मेयर्स रिएक्शन। पेपर में सैंड मेयर आएगा तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना लिखेंगे और आपका काम बन जाएगा। याद रखिएगा, सैंड मेयर रिएक्शन या कोई भी नेम रिएक्शन जब आती है तो उसमें आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, ये कंपलसरी कर दिया है, मैंने भी बता दिया है। उसमें क्या लिखेंगे, व्हेन BDC इज रिएक्टेड विद इतना और इतना इट विल फॉर्म दिस, बस ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर मैंने इसी में Cu पाउडर डाल दिया, वही रिएक्शन हो गई, और HCl डाल दिया, तो वही चीज हमारी बन जाएगी, बट इस रिएक्शन को कहेंगे गेटरमैन रिएक्शन। और यहीं पर अगर मैंने डाल दिया इसमें Ki, तो आयोडीन लग जाएगा, इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं है। और अगर मैंने इसमें डाल दिया HbF4, तो फ्लोरीन लग जाएगा, और इस रिएक्शन का नाम होगा बाल्ज-शाइमन रिएक्शन। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं PP। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं आप लोगों को बड़ी क्लैरिटी के साथ बता देता हूं। एक क्वेश्चन तो ये बन रहा है डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट हमेशा याद रखिए, जब भी ऐसा कोई कार्बन हो जो बेंजीन वाला हो या डबल बॉन्डेड हो, इसे हम कहते हैं sp2 कार्बन। ये कार्बन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, याद रखिएगा, ये कार्बन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये बॉन्ड को देना पसंद नहीं करता। तो इस केस में जब क्लोरीन बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये कार्बन खुद उसको रोकेगा बॉन्ड को, तो इसकी वजह से इतना मूवमेंट नहीं होगा। अगर मैं इसी के कंपैरिजन में एक ऐसा कार्बन ले लेता हूं जो sp3 कार्बन हो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन नहीं हो, तो बॉन्ड आसानी से मूव करेगा ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि अगर मैं डबल बॉन्ड लेता हूँ और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लेता हूँ, तो यहाँ पर भी मूवमेंट ज्यादा होगा। यहाँ पर ये कार्बन sp2 कार्बन है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड खींचेगा, ये भी बॉन्ड खींच रहा है, तो बॉन्ड मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पर भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। दो चीजें बता दी। तीसरी चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मास के। इसका मतलब कल को अगर मैं ये बता दूं कि RF है, उससे ज्यादा कौन होगा RCl, और उससे ज्यादा कौन होगा RBr, और उससे ज्यादा कौन होगा RI, क्योंकि उसका मास सबसे ज्यादा है। दूसरी बात आप लोगों को एक और बता दूं कि RCl और RF, इन दोनों में से डाइपोल मूवमेंट RCl का ज्यादा है। सभी बच्चे सोचते हैं कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है, इसकी वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा होगा। नहीं, ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ F, RF का डाइपोल मूवमेंट लेस है, ध्यान रखिएगा। आज मैं लिख कम रहा हूँ, बोल ज्यादा रहा हूँ, मेरी राइटिंग भी थोड़ी गंदी आ रही है, पर मैं बोल ज्यादा रहा हूँ, तो इसकी रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से 2x मोड पर और जल्दी जल्दी देखकर एक बार रिव्यू जरूर कर लेंगे जो मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर ऐसा डाइपोल मोमेंट आ गया कि ऐसा है और फिर ऐसा है,
फिर ऐसा है, इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, डाइपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। ऐसा फार्मूला बता दिया ना, ऐसा फार्मूला चुन के लाया हूं, आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना डाइपोल मोमेंट कम होगा। यहाँ पर रिजल्टेंट यही कहेगा हमेशा। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, इन दोनों के एंगल 180 डिग्री है। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसका होगा, फिर इसका, क्योंकि बॉन्ड एंगल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा डाइपोल मोमेंट वैसे वैसे कम होता रहेगा। इसके अलावा एक और चीज है कि इसका जो पैरा आइसोमर है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट गजब का हाई होता है ऑर्थो और मेटा आइसोमर के मुकाबले। ऑर्थो और मेटा आइसोमर के मुकाबले इसका गजब का हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसकी सिमेट्री बहुत अच्छी होती है और ये क्रिस्टल लैटिस में अच्छी फिटिंग करता है। बैक गुचो, अच्छी लैटिस में अच्छी फिटिंग करता है। क्रिस्टल लैटिस में इसकी अच्छी फिटिंग होती है। इन कारणों की वजह से पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद मैं आ जाता हूं इनके सॉल्युबिलिटी पर। तो सॉल्युबिलिटी पर एक चीज बहुत ज्यादा है कि हेलो एल्केन्स पोलर होते हैं। हेलो एल्केन्स पोलर है, बिल्कुल पोलर, मतलब इसमें पोल्स हैं RX, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पोल्स हैं, फिर भी ये पानी के अंदर नहीं घुलता। पानी भी तो पोलर सॉल्वेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पानी के अंदर क्यों नहीं घुलता पोलर होने के बावजूद? क्योंकि इनके पुराने बॉन्ड्स देखो, हेलो एल्केन के आपस के बॉन्ड होंगे, वाटर के आपस के बॉन्ड होंगे। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो इनके पुराने बॉन्ड टूटकर नए बॉन्ड बनेंगे। पर अगर पुराने बॉन्ड ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा? तो पोलर है बट इमिसिबल है, घुलता नहीं है पानी के साथ, क्योंकि ओल्डर बॉन्ड्स ज्यादा मजबूत है न्यूअर बॉन्ड्स से। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसलिए पानी में नहीं घुलते। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी सबसे पहले होती है SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये SN रिएक्शन दो तरह की होती है, SN1 और SN2। SN1 का ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा SN1 करता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। SN2 में करता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। SN में कौन कौन सी रिएक्शन होती है मैं आप लोगों को बता दूं। RX में हम अगर मिला दें सबसे पहले एक्वस KOH तो ये क्या बना देगा? ROH, पहली चीज। दूसरी चीज अगर मैं इधर मिला दूं KCN तो अटैक होगा C से। याद कर लेना बच्चों, अटैक C से होगा और साइनाइड बनेगा। क्यों अटैक C से होगा? क्योंकि ये कंपाउंड मेन आंसर का कीवर्ड है। ये कंपाउंड होता है प्रीडोमिनेंटली आयोनिक। ये कंपाउंड होता है बहुत ज्यादा आयोनिक, इसकी वजह से अटैक होता है कार्बन से। अगर मैं AgCN की बात करूं तो अटैक यहां पर कार्बन से नहीं नाइट्रोजन से होता है। और उसका कारण ये है कि CN एक एम्बिडेंट लिगेंड है। एम्बिडेंट मतलब क्या? जो C से भी अटैक करवा सकता है, N से भी, पर जरूरत पड़ने पर एक जगह से अटैक होगा। इसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। हैविंग 2 साइड्स बट 1 एक्ट एट अ टाइम, एक ही एक्ट करता है एक समय पर। तो यहाँ पर मेन वर्ड है प्रीडोमिनेंटली आयनिक और यहाँ पर मेन वर्ड है कोवेलेंट। इसी तरह से अगर मैं KONO से रिएक्ट कराता हूं तो ये RONO बनता है आयनिक पॉइंट की वजह से। और अगर मैं AGONO कराता हूं तो ये बनता है RNO2। यहां पर भी अटैक नाइट्रोजन से होता है। कई बार KNO को KNO2 और AGONO को AGNO2 भी कहते हैं। इससे रिएक्ट करने पर ये बनता है। इसके अलावा अगर मैं इसको R-ONA के साथ रिएक्ट करता हूं तो ROR- बनता है एथर। और अगर एल्काइन के साथ सॉल्ट के साथ एल्काइन के सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराता हूं तो ये हायर एल्काइन बना के देता है। इन सब रिएक्शन में कुछ खास नहीं है, वही पुरानी घिसी पिटी रिएक्शन है। इसके अलावा दूसरी रिएक्शन इसमें है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या है मेरे बच्चों? अगर हेलो एल्केन बल्कि है, बड़ा है, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। इसका मतलब अगर वही RX है पर एक्वस की जगह क्या डाल दिया, याद आ रहा है? अल्कोहलिक KOH डाल दिया, अल्कोहलिक KOH डाल दिया तो बन जाता है क्या? एल्कीन बन जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। क्यों? रीजन एक ही है, क्योंकि ज्यादा हिंड्रेंस होने की वजह से, हिंड्रेंस हमेशा ज्यादा होती है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। हिंड्रेंस हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन को करवाता है।
तो ये आप लोग ध्यान कर लेंगे, हिंड्रेंस ज्यादा मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इसके बाद तीसरा सेगमेंट है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन। तो इसमें पहला करवाऊं अगर मैं वुड्स, वुड्स किसके साथ होगा, Na के साथ, कि Rx और Rx के दो मॉलिक्यूल हो गए और दो Na हो गए, तो ये बन गया RR, ये वुड्स रिएक्शन है। और यहीं पर फिटिक रिएक्शन हो जाएगी, अगर यही हेलो एल्केन की जगह हेलो एरीन ले लिया मैंने, सेम रिएक्शन हेलो एरीन ले लिया, तो इससे बाइफिनाइल बन जाएगा, दो बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे। और वुड्स फिटिक क्या है, जब एक हेलो एल्केन ले लूंगा और एक हेलो एरीन ले लूंगा, एक हेलो एल्केन और एक हेलो एरीन ले लूंगा, उसके साथ ले लूंगा, और इन सभी रिएक्शनों में याद करिएगा ड्राई एथर लगता है, इसके साथ ये आ गया वुड्स रिएक्शन। इसके अलावा लास्ट रिएक्शन है यहाँ पर, ये बन गया ये बन गया ये, और लास्ट रिएक्शन है यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन विद Mg। अगर मैग्नीशियम के साथ करेगा, ये मैग्नीशियम के साथ करेगा विद Mg के साथ करेगा, तो RX Mg के साथ रिएक्ट करता है ड्राई कंडीशन में, ड्राई कंडीशन या एनहाइड्रस सूखे में, तो RMgX बन जाता है। पेपर में पूछेगा ऐसा क्यों होता है, ये सूखे में क्यों बनाया जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप सूखे में क्यों बनाते हैं, तो आप सिर्फ एक सिंपल आंसर में अपना वो कोट करेंगे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत रिएक्टिव होता है, RMgX बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए जब इसको पानी कहीं से भी मिलता है तो ये RH के साथ एल्केन बना देता है, इसीलिए हम लोग इसको बचाने के लिए ही, किसी भी तरह से हम लोग इसको बचाने के लिए इसको सूखे में बनाते हैं। ये रही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एरीन की बात करता हूं तो यहाँ गजब का एक मुझे फेर दिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है वो क्वेश्चन, कि हेलो एल्केन आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं क्योंकि बॉन्ड टूट जाता है, पर हेलो एरीन्स में जब ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन नहीं दिखाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों होता है मेरे भैया, ऐसा क्यों होता है। तो तीन कारण होते हैं जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड नो डिसोसिएशन, ये वाला बॉन्ड टूटता ही नहीं है, तीन कारणों की वजह से। पहला कारण क्या है कि ये वाला जो कार्बन है sp2 कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, पहला कार्बन कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और तीसरी और अहम बात है, इससे बनता है अनस्टेबल फिनाइल कार्बो कैटायन, अनस्टेबल फिनाइल कार्बो कैटायन बनता है इससे, ठीक है, इस बात का ध्यान करेंगे हम लोग, अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकैटायन बनाता है। ये तीन कारण मरते दम तक याद रखना, मतलब इस चैप्टर में भी ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, अगले चैप्टर में भी अल्कोहल में ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, कभी भी आ जाए ना कि ये सब चीजें कभी भी SN रिएक्शन नहीं दिखाती, क्यों नहीं दिखाती, तीन कारण है, ये बॉन्ड टूटता ही नहीं, तीन कारण है, तीन कारण वही अपने पुराने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकैटायन, तो ये रिएक्शन नहीं दिखाता। हाँ अगर परंतु ये देखो कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं मैंने, SN1 SN2 का पूरा डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी यही है, समझ में आ रही है मेरी बात। इसके बाद चीजें हैं, पर फिलहाल मैं कुछ और लिखने के फिराक में हूँ। और सबसे अच्छी बात मैंने पता है क्या करी है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर के, मोस्ट, ये क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड उसके आंसर है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं और ये इनके आंसर्स हैं पिछले 10 साल में और आने वाले 2026 में, इस बार पेपर में आने के सबसे ज्यादा पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने इधर क्वेश्चन विद आंसर लिख दिए हैं, क्वेश्चन इधर आंसर इधर, मैंने सबका लिख दिया है, ये आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, ये कुछ नहीं है, इधर क्वेश्चंस है इधर आंसर्स है, क्वेश्चन इधर इधर आंसर्स, इधर ये रहे क्वेश्चंस इधर आंसर्स, इधर क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस इधर आंसर्स, इधर क्वेश्चंस इधर आंसर्स,
टोटल 4 पेज हैं, आराम से हंस के आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। परंतु मैं आगे की बात बताता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन। मैंने अभी अभी क्या कहा कि ये एसएन रिएक्शन नहीं दिखाएगा, परंतु हाँ मैं इसकी रिएक्टिविटी एसएन रिएक्शन के प्रति बढ़ा सकता हूँ। कैसे बढ़ा सकता हूँ? इसमें अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 अगर मैं लगा दूं तो इससे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं आपको ये बताऊं कि इससे ज्यादा रिएक्टिविटी, ये तो बॉन्ड टूटता ही नहीं है, होता ही नहीं, पर अगर मैं इधर NO2 लगा दूं तो रिएक्शन ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है। और उसी की जगह अगर मैं यहाँ पर 2 जगह लगा देता हूं तो रिएक्शन और ज्यादा हो जाती है। और वहीं पर अगर मैं 3 जगह लगा देता हूं तो रिएक्शन और फास्ट हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना है। क्यों? आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि NO2 रेजोनेंस के जरिए से स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करती है। ये उस क्वेश्चन में ही मिल जाएगा आप लोगों को, रेजोनेंस के जरिए स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करती है। और एक और अहम बात, अगर मैं इधर मेटा पर NO2 ग्रुप लगा दूं तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा, नो इंपैक्ट ऑन इट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN। SN रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी पे कोई असर नहीं होगा। ऊपर इधर जाते हुए रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी बढ़ रही है, पर मेटा पोजीशन पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो यहां से टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? पहला क्वेश्चन, हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालकर इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेजोनेंस के जरिए उसे स्टेबल कर रहा है, बनने वाले कार्बोकैटायन को। और आखिरी बात, मेटा पर इसका इंपैक्ट क्या होता है? कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के जरिए मेटा पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं, जिसकी वजह से मेटा पोजीशन पर अगर तुम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले आओगे तो वो उस हेलोएरीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर पाएगा, कुछ इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट। मैं कोई पूरा जितनी चीजें बताई हैं अभी रिकॉर्डिंग में समझ लेना, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ परसों सैटरडे के एग्जाम को दिमाग में रख के बता रहा हूं। जिन चीजों में मैं ज्यादा बह रहा हूं इसका मतलब वो चीजें ज्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है। जिन चीजों को मैं एक बार बोल के दरकिनार कर रहा हूं इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है। इन क्वेश्चन आंसर को मैं छांट के लाया हूं, इनको करना अति इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी भी पढ़ लिया। इसके बाद थोड़ा सा हम ये पढ़ते हैं कि अगर SN1 की बात करता हूं तो SN1 का मतलब होता है एक ऐसा आइटम, जैसे मान लीजिए ये है और इस पे हम एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे थे, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये पहले स्टेप में बॉन्ड को तोड़ेगा। पहले स्टेप में जब बॉन्ड को तोड़ेगा तो मेरे बच्चों ये बन जाएगा एक स्टेबल कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब स्टेप 2 में क्या होगा? ये कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करेगा इस कार्बोकैटायन अपने आप को। अब जब एक नया न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक भी कर सकता है और बैक अटैक भी कर सकता है। इसके वास्ते यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक फ्रंट अटैक होगा और एक बैक अटैक होगा। अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों बॉन्ड्स को, इन दोनों कंपाउंड्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कंपाउंड्स में एक जिसमें फ्रंट अटैक हो रहा है, ध्यान से देखिए फ्रंट अटैक हो रहा है, इसमें न्यूक्लियोफाइल उसी पोजीशन पर है जिस पोजीशन पर पुराना न्यूक्लियोफाइल था। इसका मतलब इसने अपने स्ट्रक्चर को सेम रखा है, अपनी ज्योमेट्री को रिटेन किया है, और इसीलिए इस प्रोसेस को रिटेंशन कहते हैं। परंतु अगर न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन पुराने वाले के मुकाबले उल्टी हो गई है, मतलब पुराना न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन पर था, पर चेक कर सकते हैं नया वाला न्यूक्लियोफाइल उल्टी पोजीशन पे लगा हुआ है, चेक कर सकते हैं उल्टी पोजीशन पे लगा है, तो इसे हम लोग इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। इन्वर्जन, इसे इन्वर्टेड प्रोडक्ट कहते हैं। SN2 में सिर्फ आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही मिलता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट मिलता है। SN1 में आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, इन्वर्टेड भी मिलता है और रिटेंशन भी मिलता है। और मेरे बच्चों ये 2 प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, मिरर इमेजेस एकदम हूबहू। तो इनको हम कहते हैं, जब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर हो गए। इस पेयर को हम लोग आम भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में एनेंशियोमर कहते हैं, एनेंशियोमर। और ऐसा एनेंशियोमर बनना 50-50%, इसे रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो यहां से ये सब कुछ डेफिनेशंस हैं,
जिन डेफिनेशंस को मैंने उन क्वेश्चंस में डाल दिया है। भाई एनेंशियोमर किसे बोलते हैं, डायस्टीरियोमर, मीसो कंपाउंड, रेसिमिक मिक्सचर, रिटेंशन और इन्वर्जन, ये सब एक एक मार्क्स के आने के बहुत चांसेस है। इसका मतलब आज आप ये पूरी स्लाइड अगर कर लो और मेरे दिए हुए क्वेश्चन आंसर कर लो तो भैया आप लोग हेलो एल्केन में मास्टर हो जाएंगे। इतनी बात बता दूं, यहाँ पर ये 50% दोनों बनते हैं, रेशो इनका 50-50 होता है। इसके अलावा एक और अहम बात यहाँ पर मुझे बतानी है, उसको भी ध्यान से समझना। जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मूव करता है राइट की तरफ, उसे हम प्लस डेक्स्ट्रो कहते हैं और प्लस डी से शो किया जाता है। जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ मूव करता है उसे हम लीवो रोटेटरी कहते हैं और माइनस एल से शो किया जाता है। इसका मतलब रेसिमिक मिक्सचर में प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, क्योंकि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, एक अगर डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो होगा। यस, इसलिए रेसिमिक मिक्सचर को हम प्लस माइनस से शो करते हैं। और ऐसे कंपाउंड की अगर आपसे कोई ऑप्टिकल रोटेशन पूछे तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि जितना इसके अंदर प्लस है उतना ही माइनस है, जितना इसके अंदर डेक्स्ट्रो है उतना ही लीवो है, जितना इसके अंदर का कंपाउंड चाहता है क्लॉकवाइज मूव करना, ठीक इक्वल एंड अपोजिट चाहता है एंटी क्लॉकवाइज मूव करना। सो अल्टीमेटली नेट रोटेशन 0 हो जाती है। इसीलिए अगर मैं ये कंपोजिशन कहता हूं कि प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वाई इनएक्टिव क्यों है, तो आप प्लीज रामायण गाथा मत लिखने लग जाइएगा। आंसर में सिर्फ एक ही बात है, कंपाउंड कोई भी हो मुझे वास्ता ही नहीं है कंपाउंड से, मुझे सिर्फ प्लस माइनस से वास्ता है। मैं प्लस माइनस देखते ही समझ गया, अरे भैया ये तो है क्या, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमिक मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन होता है 0, क्योंकि वो इक्वल होता है, इक्वल एंड बराबर होता है। यहां पर से ये बात खत्म। अगली बात ये आती है कि भैया ये जो हेलो एरीन है तुम्हारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आज मैं अगर कहीं पर पूरे चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा, अगर कहीं पर मैं 2026 लिख रहा हूं तो इसके ऊपर लिख रहा हूं, क्योंकि ये मुझे अच्छा पॉइंट नजर आ रहा है बहुत ज्यादा। ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो ये माइनस आई इफेक्ट करता है, मतलब लेता है बेंजीन से। लेने की वजह से बेंजीन को इन पोजीशंस पर, इस पर, इस पर और इस पर, इन पोजीशंस पर बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देता है, गरीब कर देता है, गरीब बना देता है। इसका मतलब इन पोजीशन पर रिएक्शन नहीं होगी, तो रिएक्शन मेटा पोजीशन पर होनी चाहिए। परंतु इसके बावजूद क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, क्योंकि क्लोरीन में मैं बता दूं बाबूजी, क्लोरीन में लोन पेयर भी है। तो एक हाथ से तो ये ले रहा है माइनस आई इफेक्ट के जरिए, माइनस आई इफेक्ट के जरिए ये कॉज कर रहा है डीएक्टिवेशन। डीएक्टिवेशन मतलब गरीब कर रहा है, डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। बट वहीं से ये इकलौता ग्रुप है जो ले रहा है और ऊपर वाले की दया से दे भी रहा है, अपने लोन पेयर दे रहा है बेंजीन को, और इन पोजीशन को एक्टिवेट भी कर रहा है। ये क्या माजरा है भैया, इसका मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन पर डीएक्टिवेशन भी हो रहा है, एक्टिवेशन भी हो रहा है। तो इसका मतलब सर ऑर्थो पैरा पोजीशन तो नलीफाई, 0 कट गई। नहीं, कटी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3-3 लोन पेयर है। इन शॉर्ट रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा भारी पड़ता है, एक्टिवेशन ज्यादा होता है, तो ये माइनस वाला इंपैक्ट ज्यादा रहेगा और ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही काम करेगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस आई इफेक्ट डीएक्टिवेशन कर रहा है, पर प्लस आर क्या कर रहा है, वहीं पर एक्टिवेशन कर रहा है ऑफ बेंजीन रिंग। therefore net activation, net effect क्या, और activation can be seen at O/P position, ortho para position, and it behaves एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। इसीलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप बनता है, इस बात को नोट कर लीजिए। इसका मतलब हेलोजन में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसके बावजूद इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इसके बावजूद ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप इसका आंसर बड़ी सरलता से देंगे कि देखो भाई, माइनस आई करता है
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, विड्रॉ करता है, माइनस आई इफेक्ट करता है, डीएक्टिवेशन करता है, पर सारी कहानी फंस जाती है इसके लोन पेयर की वजह से। जो दयावान है, दया के सागर है इनके लोन पेयर, जो बेंजीन को एक्टिवेट करने प्लस रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट के जरिए चले जाते हैं। तो सारी कहानी का एक सार कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, माइनस आई इफेक्ट करता है, डीएक्टिवेट करता है बेंजीन को, परंतु उसके लोन पेयर वहीं पर एक्टिवेशन करते हैं प्लस आर इफेक्ट के जरिए, इसलिए ऑर्थो पैरा पोजीशन नेट एक्टिवेट हो जाती है और इसीलिए क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप की तरह काम करता है। इसीलिए जब मैं इसकी रिएक्शन करता हूं, इसकी रिएक्शन करते वक्त जब इसमें हैलोजिनेशन करता हूं, मतलब Cl2 डालता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 FeCl3, तो अगला वाला हैलोजन कहां लगता है, ऑर्थो पर, या अगला वाला हैलोजन लगता है पैरा पर। और इन दोनों में से अगर आप मुझसे पूछे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, पैरा वाला है। इसका रीजन क्या है मेरे बच्चों, इसका रीजन है क्योंकि वो सिमेट्री है और उसमें रिपल्शन कम है। दूसरा रिएक्शन क्या है, बेंजीन के 5 पांडव हैं, आप लोगों को याद कराया है मैंने ये 5 रिएक्शन बेंजीन के। पहला हैलोजिनेशन हो गया, दूसरा नाइट्रेशन। क्या करता है नाइट्रेशन में, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगता है, NO2 ग्रुप लगता है, ये भी ऐसे ही लगेगा पैरा पर। तीसरा ग्रुप क्या है, सल्फोनेशन, जिसमें H2SO4 करते हैं, और इसमें कौन सा ग्रुप लगता है, सल्फोनाइल ग्रुप लगता है, SO3H लगता है। इसके बाद होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन आता है जिसमें हम इसमें CH3Cl डालते हैं और एनहाइड्रस AlCl3 डालते हैं, तो यहां पर CH3 ग्रुप लग जाता है प्लस एक पैरा प्रोडक्ट बनता है। और इसी की तरह अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन कर देता हूं, इसका मतलब यहाँ पर CH3COCl कर देता हूं वही AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है COCH3 और पैरा पे बन जाता है। पर इधर मैं ब्लू पेन से एक चीज लिखना चाहूंगा, क्या इन सब में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कौन कर रहा है, तो भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें Cl+, इसमें NO2 प्लस, प्लस वाले इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें क्या लग रहा है SO3H प्लस, इसमें क्या लग रहा है CH3 लग रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, CH3 प्लस, इसमें ये था, इसमें NO2 था, उसमें Cl है, ये ध्यान से पेपर में अलग से आएगा। इसमें क्या है, इसमें है CH3CO प्लस, ये आपको ध्यान करना है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है कहां पर, इस चीज की आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद आगे आ जाते हैं, आगे कहां आ जाते हैं कि ये वाली स्लाइड पे आ जाते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल तैयार करी है, इसे कहते हैं पॉलीहैलोजन कंपाउंड। भाई साहब इंपॉर्टेंट नहीं है ये, डेड इंपॉर्टेंट है। इसमें तो कई एक क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे पॉलीहैलोजन कंपाउंड जिसमें एक से अधिक हैलोजन लग जाते हैं, ठीक है। जैसे टाइप सबसे पहले जेमिनल, जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन लगे हो। विसिनल एडजेसेंट कार्बन पर 2 हैलोजन लगे हो। पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ ऐसे कंपाउंड जैसे DDT, तो पेपर में आएगा DDT का क्या फार्मूला है, ये रहा। प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्लोरल और क्लोरोबेंजीन के जरिए प्रिपेयर किया जाता है। यूज क्या है इसका, यूज इंसेक्टिसाइड है, पर आजकल बंद कर दिया गया है, क्यों, क्योंकि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की वजह से। ये इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है भाई, देखो हमने खेतों में इंसेक्टिसाइड के लिए DDT डाली, DDT डालने के बाद वही खेत में पानी में बारिश की वजह से वही DDT सारा का सारा बह के नदियों में चला गया, नदियों में वो DDT को मछलियों ने खा लिया, मछलियों को हमने खा लिया, तो हमारे फूड लाइफ के अंदर वो एंटर हो गई। इसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कह देते हैं और इससे बहुत भयंकर बीमारी इंसानों को हो रही थी, इसलिए हमने इसको बैन कर दिया। एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है डबल स्टार की, भैया क्लोरल से बनता है, क्लोरल, तो क्लोरल क्या होता है, क्लोरल होता है CCl3CHO, ये होता है क्लोरल, क्लोरल। और इसमें क्लोरोबेंजीन के 2 मोल्स डाल दो, 2 मोल्स क्लोरोबेंजीन के डाल दो तो बन जाता है DDT। इसके बाद अहम आ जाता है हमारा यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के लिए। क्लोरोफॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफॉर्म को स्टोर्ड इन डार्क बॉटल में करते हैं, नहीं तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। नहीं तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 का अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो भैया वो बना देता है COCl2, इसे कहते हैं फॉस्जीन गैस।
इसे कहते हैं फॉस्जीन गैस। और भैया ये डेड पॉइजन गैस होती है, डेड पॉइजन। इसका मतलब ये बड़ी जहरीली गैस है। इसका मतलब इसीलिए क्वेश्चन क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्यों हम क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल में क्यों रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है, COCl2 बना लेता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी यूज क्या है, ये सॉल्वेंट में यूज करता है और एनेस्थेटिक यूज होती है, पर फिलहाल इसको एनेस्थीसिया के रूप में भी यूज करना बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये हमें लीवर में प्रॉब्लम कर देता है। इसके अलावा अगला कंपाउंड कौन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इस कंपाउंड को देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये कैसे बनता है, ये रहा, ये फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में काम आता है, याद रखना। पहले इसका काम ड्राई क्लीन में करते थे, अब नहीं करते थे। ये हार्मफुल है, लीवर को डैमेज करता है और ओजोन को भी डिप्लीट करता है। इसके बाद फ्रियोन्स, फ्रियोन्स क्या कहलाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये रहा इसका फार्मूला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन कहते हैं। ये भी भैया ओजोन में होल कर देते हैं, ओजोन में छेद कर देते हैं। परंतु फिर तुम कहोगे इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जितने भी रेफ्रिजरेंट होते हैं, मतलब फ्रिज में गैस डलती है, एसी में गैस डलती है, गाड़ियों के एसी में गैस डलती है, वो फ्रियोन्स ही होते हैं। तो इनके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चार्ट बन जाता है एक अहम चार्ट, बहुत अच्छा चार्ट बन जाता है। इधर से भी एक क्वेश्चन 2026 में आते हुए नजर आ रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग खत्म करते हैं अपना हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। और इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टारगेट, आज का अगला पड़ाव, अल्कोहल्स, फिनॉल्स और एथर। ठीक है, ये दोनों ही चैप्टर मैं आप लोगों को बता दूं 13 नंबर के हैं ये दोनों चैप्टर कहने के लिए। पर ट्रस्ट करो मेरा, आप लोग सबसे पहले नोट्स उठाओ, नोट्स पढ़ो, और उसके बाद ये वाली स्लाइड पढ़ना, क्वेश्चन आंसर पढ़ना। नोट्स पढ़ने में आपको इस पूरे चैप्टर के लगेंगे 1 घंटा। उसके बाद आप लोग मेरी जो स्लाइड आज भेजूंगा या कल सुबह भेजूंगा, तो उसको पूरा पढ़ने में आप लोगों को लगेगा 1.5 से 2 घंटा। तो 2 घंटा भी मान के चलूं तो 2 घंटा ये और 1 घंटा नोट्स पढ़ना। भैया 3 घंटे में चैप्टर होके दे रहा है, इससे कम और क्या चाहिए। आप इससे जल्दबाजी कैसे करेंगे। आप लोगों को 8 दिन 9 दिन मिले थे यार। अगर 9 दिन में अगर एक चैप्टर 3 घंटे में खत्म होके दे रहा है और उसे हम 3 घंटे नहीं दे पा रहे, तो शायद हम कहीं ना कहीं बहुत बड़े बेवकूफ हैं। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या है, अगला है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड एथर। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड एथर। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं एमओपी। एमओपी के लिए मैंने एक बड़ी दमदार चार्ट बनाया है। क्या, एल्कीन से कैसे प्रिपेयर करते हैं, पूरा एकदम हमारे नोट्स से ही मैच करेगा ये चार्ट। एल्कीन से कैसे बना सकते हैं, पहला डाइल्यूट H2SO4 डालकर इसमें आप डाल सकते हैं, और ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। इसे मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। यहाँ पर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और दूसरा तरीका है ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब हाइड्रोजन वहां जाता है जहां कम हाइड्रोजन है। मैं एक रिएक्शन पीछे लिख के दिखा रहा हूं। सपोज करो मेरे पास ये एल्कीन है, और इस एल्कीन में मैंने पहला एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन की। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन मतलब H2O डाला इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल होगा, H2O में H जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और ये बन जाएगा RCH, डबल बॉन्ड तोड़ दिया। ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और ये बन जाएगा CH3, और OH जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और ऐसे ये 2 डिग्री अल्कोहल बना देगा। मेरे बच्चों, अगर मैं चाहता हूं इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करना, तो मुझे करना पड़ेगा ऑक्सीमर सॉरी 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 मैंने आप लोगों को ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन तो करा ही नहीं है यार। सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने गलती से ये टाइप हो गया। इसकी जगह टाइप होना चाहिए था माय डिफॉल्ट, माय फॉल्ट। इसकी जगह टाइप होना चाहिए था क्या, कोई मुझे बताएगा क्या ठीक है। हाइड्रोबोरेशन, यस हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन, और ये रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कहलाती है? ये कहलाएगी एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगी। मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में उधर गलत बता दिया, गलत लिख भी दिया, एक्चुअली टाइप भी गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और याद करना, ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन करनी नहीं है आप लोगों को, सीबीएसई में नहीं है, ठीक है ना? वो मैंने वैसे करा रखी है पर सीबीएसई में नहीं है, आपको करनी नहीं है। ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या डालते हैं हम लोग? सबसे पहले डालते हैं, कोई मुझे बताएगा क्या? BH3। इसके साथ आप THF लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, पूरी मर्जी है। कोई BH3 की जगह B2H6 लिख दे तो भी चलेगा, और बिल्कुल चलेगा। और दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तो ऊपर वाले का उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाले में इधर H आ जाएगा और इधर OH आ जाएगा। ये एंटी मार्कोनिकॉफ काम करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ काम करता है। इसमें आप लोग ध्यान रखना, मैकेनिज्म आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को करवा रखा है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का पहले हम डिस्कस करते हैं, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन का। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में क्या होता है? सबसे पहला स्टेप हमारा H2O ये होता है, और यहाँ पर H प्लस आ जाता है, H प्लस एसिड एक्ट करता है। सबसे पहले सीमेंटेशन, H प्लस एक्ट करता है, हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल करता है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये बन जाएगा H3O प्लस, बड़े शॉर्टकट में बता रहा हूं। और दूसरा क्वेश्चन स्टेप में क्या होगा? RCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें यही H3O प्लस अटैक करेगा, जिसका एक H प्लस अटैक करेगा इधर, तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये CH3 प्लस इधर आ जाएगा प्लस, और इसमें से अगर H प्लस चला गया, देखो ध्यान से, H गया यहाँ, प्लस गया यहाँ, शॉर्टकट, H गया यहाँ, प्लस गया यहाँ, एक के पास प्लस, एक के पास H, तो इसमें से H3O में से एक H निकाल दिया, H2O प्लस प्लस चला गया तो क्या निकल गया? H2O। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है और पेपर में डायरेक्ट पूछ ली जाएगी। इसमें H2O डाल दिया, H2O का लोन पेयर दोबारा से अटैक करेगा और बना देगा RCH CH3, O पे इधर एक H, इधर एक H, और O पे प्लस चार्ज आ जाएगा, O पे प्लस चार्ज, फिर O इस बॉन्ड को यहां से खींच लेगा तो बन जाएगा RCHOH CH3, इस तरह से बन जाता है। अगर दूसरा देखें हम लोग प्रिपरेशन, दूसरा क्या है? अराइल हैलाइड, मतलब ROH में RX हेलो एल्केन अराइल हैलाइड ले लिया, उसमें KOH या NaOH ले लिया तो निकल जाएगा मेरे बच्चों KX और बन जाएगा ROH। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड की वो तीन बातें जो कराते हुए मुझे पूरा साल हो गया, अगर मिथेनल है तो 1 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड है कोई दूसरा मिथेनल के अलावा तो 2 डिग्री अल्कोहल, अगर कीटोन है तो 3 डिग्री अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद रिडक्शन, LiAlH4 और NaBH4 या H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसमें अंतर क्या है कि NaBH4 काम करता है कहाँ? कोई मुझे बताएगा? सिर्फ काम करता है ओनली A/K। LiAlH4 स्ट्रॉन्ग है, सभी में काम करता है, तो एल्डिहाइड देगा 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन देगा 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ लिखा है NaBH4 इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट और LiLH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। LiLH4 सभी में काम करता है, NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन में काम करता है। इसके अलावा अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की रिडक्शन की बात करूं, सिर्फ LiLH4 काम कर पाता है। एसिड हो एस्टर हो, बनता हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल, ही हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, याद कर लेना। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से भी 1 डिग्री अल्कोहल ही बनता है, फर्मेंटेशन से भी 1 डिग्री अल्कोहल ही बनता है।
फर्मेंटेशन कौन करवाता है? याद रखना, एक तरह के एनारोबिक कंडीशन ईस्ट इस रिएक्शन को करवाती है। ये रिएक्शन मैथमेटिकल इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है इथेनॉल बनाने की। इसका मतलब ये रहा एमओपी किसके, एमओपी कौन से हैं? ये एमओपी हैं अल्कोहल्स के। अगर मैं बात बताऊं फिनॉल कैसे बनता है, फिनॉल की एमओपी के बारे में बात बताऊं, फिनॉल्स की एमओपी के बारे में बात बताऊं तो फिनॉल के बनने का सबसे पहले आप लोगों को पता ही है यार, बोल दो, ये तो पढ़ रखा है, डाउस प्रोसेस। इसका मतलब मैं हेलोएरीन ले लूंगा क्लोरोबेंजीन और इसके अंदर NaOH ले लूंगा, और अगर मैंने पूछ लिया पेपर में कि बताओ रिएक्शन क्या होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, पता है आप लोगों को क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए बताइए? नो रिएक्शन। बिल्कुल सही जवाब। यहां लिखना चाहिए नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? इसका भी जवाब मैंने आज के क्लास के पहले वाले भाग में दे दिया, क्योंकि यहाँ 3 कारण हैं। पहला पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और तीसरा अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकेटायन। परंतु हाँ मेरे बच्चों, अगर मैंने इसमें कंडीशन थोड़ी हार्श दे दी, जैसे 623 केल्विन टेम्परेचर, 310 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां पर ये बॉन्ड टूट कर नजर आएगा और ONA बन जाएगा। फिर इसमें H+ डालेंगे तो अल्टीमेटली ये OH बना देगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड किसे कहते हैं? ये है तुम्हारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला कैसे? अगर मैं नॉर्मल बेंजीन में ओलियम डाल देता हूं, ओलियम, मेरे बच्चों ओलियम होता है H2S2O7, ये सल्फ्यूरिक एसिड का डबल फॉर्मूला होता है, डबल मतलब 2 सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर ये बनाते हैं ओलियम। एक ही बात है, ओलियम डाल दो या सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो तो बेंजीन से बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसमें जब हम NaOH डाल देते हैं तो ये H2O निकल जाता है और पहले बनाता है SO3Na। फिर इसमें दोबारा NaOH अगर डाल दिया जाता है तो ये बनाता है आखिर में OH, फिनॉल बना देता है। इसी तरह से मेरे बच्चों तीसरा तरीका अगर फिनॉल बनाने का आप लोगों को समझना है तो वो है फ्रॉम BDC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है। क्या कि अगर हमने BDC ले लिया, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड ले लिया और उसमें HOH डाल दिया और हल्का सा वॉर्म लिख दिया या ट्रायंगल लिख दिया तो अंत में वो मुझे क्या मिलेगा? OH मिलेगा। मैं आपको बताऊं इन क्वेश्चनों को आने का तरीका क्या है, पेपर में कैसे पूछे जाएंगे। पेपर में पूछे जाएंगे कि हाँ भाई कंप्लीट करो रिएक्शन को, ये प्रोडक्ट नहीं देगा, सिर्फ ये दे देगा और कहेगा कि कंप्लीट करो। ये क्वेश्चन कितनी बार ही आ रखे हैं मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, तो आपको कंप्लीट करना है इस रिएक्शन। जैसे चौथा रिएक्शन फ्रॉम क्यूमिन, क्योंकि बच्चा पूछता है ना सर पेपर में इन रिएक्शनों को कैसे आता है कंप्लीट द रिएक्शन करने के लिए। क्यूमिन क्या होता है? क्यूमिन का आइसोप्रोपाइल बेंजीन नाम होता है, याद कर लेना, आइसो प्रोपाइल बेंजीन। ये सब कुछ आप लोगों को सबसे पहले इन दोनों चैप्टरों के नोट्स पढ़ने हैं जो मैंने आप लोगों को लिखवा रखे हैं। आप लोगों को मैं दोबारा बता दूं, हेलो एल्केन हेलो एरिन के नोट्स आप तरीके से कॉपी से पढ़ेंगे तो 1 घंटा लगेगा, और उसके बाद जो मैंने स्लाइड भेजे हैं तो उसको 2 घंटा लगेगा पूरा करने में। 3 घंटा भी लगे तो भी नहीं फर्क पड़ता यार, 4 घंटे में एक चैप्टर दे रहा है, 4 और 4 8 घंटे में ये दोनों चैप्टर होके देंगे। तो अगर आप आज रात को बैठे या कल बैठे 12 बजे से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, मान लो अभी आपने दोनों ही चैप्टर नहीं करे, आप कल सुबह ही उठकर 8 बजे से भी शुरू करते हैं तो 8 से भी 3 बजे तक आराम से दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो आप लोगों का सिर्फ बचेगा हमारे टारगेट के अनुसार 8th चैप्टर और 9th चैप्टर। फिर उसके बाद आप 9th चैप्टर लेके बैठेंगे, अमाइंस जो सदी का सबसे छोटा और सबसे आसान चैप्टर है, उसके बाद आखिर में बढ़ेंगे 8th चैप्टर एल्डिहाइड। कल हम ऑनलाइन में 8th चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन बताएंगे, और मैंने आप लोगों को बता ही दिया है जैसे कि कल हम लोगों का थर्सडे है, उसके बाद फ्राइडे को मैं सिर्फ आधा घंटा के लिए बैठूंगा 8:30 बजे। कल वाली क्लास भी रात को 9 बजे ही होगी।
मैं फ्राइडे को 8:30 से या 9 बजे बैठूंगा और सिर्फ 15-20 मिनट के लिए आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग कुछ पूछ लीजिए, मोस्ट वेलकम। या फिर मुझे कुछ एक आधा क्वेश्चन बताना होगा तो 15 या 20 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, उस दिन वो खत्म करूंगा। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन में अगर मैंने एरियल ऑक्सीडेशन कर दिया, मतलब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डाला, सिर्फ हवा डाली, अगर मैंने एरियल ऑक्सीडेशन किया तो इसमें सिर्फ याद रखना बेंजीन वाला कार्बन ही अफेक्ट होता है, बाकी कुछ भी अफेक्ट नहीं होता। और फिर इसको हीट करने पर अपने आप ये बना देता है हमें दो प्रोडक्ट, एक तो हमारा फिनॉल बनता है और एक CH3COCH3 बनता है, एसीटोन प्रोपेनॉन बनता है। पेपर में आता है ये रिएक्शन बहुत अच्छी मानी जाती है बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि इसमें फिनॉल के साथ साथ एक और बहुत अहम प्रोडक्ट बनता है, एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन। ये बहुत अहम कंपाउंड है जो हमारा इस रिएक्शन में फ्री फंड का बन गया। अब आप कहेंगे सर एक बात बताओ, ये तो दो प्रोडक्ट बन गए, आप कहते हैं हमेशा अकेला प्रोडक्ट तो ज्यादा प्रेफर्ड होता है, तो ये दो प्रोडक्ट है फिर भी आप कह रहे हैं ये प्रेफर्ड है, क्यों? क्योंकि ये होता है कंपाउंड वॉलेटाइल। बेटा ये कंपाउंड परफ्यूम या फिर नेल पॉलिश रिमूवर या फिर पेट्रोल की तरह होता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर एसीटोन क्या है? एसीटोन पेंट रिमूवर ही तो है, नेल पॉलिश रिमूवर ही तो होता है एसीटोन। इसका मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर जब ये बनेगा तो आप के ऊपर से उड़ जाएगा, इसको ऊपर कलेक्ट कर लीजिएगा और जो नीचे बच जाएगा वो फिनॉल होगा। इसी 4 रिएक्शन से हम लोग तैयार कर सकते हैं फिनॉल। इसके बाद अगर मैं इसकी पीपी की बात करता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूं, एक लौती इंपॉर्टेंट बात है कि भैया ये बनाते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो याद रखिए कहीं पर भी अगर आ गया कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट फलाना से ज्यादा है, ढिमकाना से ज्यादा है, एथर हाइड्रोकार्बन कुछ भी आ गया, एल्डिहाइड कीटोन उन सबसे ज्यादा है, एक ही वर्ड का आंसर है, क्योंकि जनाब ये बनाता है इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ये बहुत अहम चीज है, प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके अलावा मैं ऑर्डर बता देता हूं, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा अल्कोहल्स का ही आता है हमेशा, उसके बाद कीटोन्स का नंबर है, उसके बाद एल्डिहाइड्स का नंबर है, उसके बाद हम लोगों का एथर का नंबर है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, सबसे कम उनका ही होता है। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ एच बॉन्डिंग आप लोग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाएगा, 4-5 कंपाउंड दे देगा और उनका ऑर्डर पूछा जाएगा तो ये ऑर्डर होगा। दूसरी बात एक बड़ी अहम, जहां पर मैं अब जाकर पहली बार यहाँ 2026 लिख रहा हूँ, क्योंकि ये ना पिछले साल भी नहीं आया था, मैंने पिछले साल भी इस पे बहुत वो करा था कि क्वेश्चन आने के चांसेस है। बहुत सिंपल आप लोगों के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप सभी को आता है। ये है आप लोगों का ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा है एक आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। इसमें ना क्वेश्चन 3-4 तरीकों से पूछ सकता है, ठीक है, तो पहले एक एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें अंदर ही अंदर एच बॉन्डिंग होती है, इस अंदर ही अंदर एच बॉन्डिंग को कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, जबकि इसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करता है इस बॉन्डिंग को, इसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। अब आप मेरी बात को समझिए, ये है ऑर्थो और ये है पैरा। ऑर्थो वाला अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं जुड़ा हुआ एच बॉन्डिंग के जरिए, वो अंदर ही अंदर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल तीसरा चौथा, ये सब अंदर ही अंदर जुड़े हुए हैं एच बॉन्डिंग से, एक दूसरे से ये वैंडर वाल फोर्स से जुड़े हुए हैं। जबकि यहाँ पर ये एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं एच बॉन्डिंग से। इसका मतलब पहला क्वेश्चन जो बन रहा है, इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई है? बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई है, क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बनाता है। दूसरा, अगर मैं पूछूं दोनों में से वॉलेटाइल उड़ कौन जाता है, तो भैया नीचे वाला तो उड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल उड़ेगा तो दूसरा मॉलिक्यूल उसके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कैसे उड़ने देगा? तो ये वाला हुआ स्टीम वॉलेटाइल, भाप बन के उड़ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि मैं नाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करना चाहता हूं, दोनों को कैसे सेपरेट किया जाए? तो अगर एक टेस्ट ट्यूब में आपके ऑर्थो और नाइट्रोफिनॉल दोनों है
तो आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऑर्थो वाला अपने आप भाप बन के उड़ जाएगा, क्योंकि ऑर्थो वाला स्टीम वॉलेटाइल होता है, क्योंकि उसके अंदर होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, जबकि पैरा वाला वहीं टिका रहेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में उसमें इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के जरिए जुड़ा हुआ है। इसके बाद मैं आता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की। तो आप लोग मेरी बात को समझिए, अल्कोहल होते हैं ROH। इस ROH में गजब की कहानी ये है कि डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन पर, जिसकी वजह से H का बॉन्ड भी पॉजिटिव है, R भी पॉजिटिव है। तो यहां से मेरा एक पहला क्वेश्चन निकल रहा है कि अल्कोहल के दोनों बॉन्ड पोलर हैं, तो दोनों बॉन्ड टूट सकते हैं, जिससे अल्कोहल का वर्सटाइल नेचर शुरू होता है। वर्सटाइल मतलब अल्कोहल जरूरत पड़ने पर आर मतलब कार्बन है, कार्बन और O के बॉन्ड को तोड़ेगा, और इस तरह से कार्बन वाले हिस्से में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। इसकी रिएक्शन अगर मैं बताऊं, जब C और O का बॉन्ड टूटता है, पीछे ही हमने करे हैं, HX हो जाए, PCl3 हो जाए, PCl5 हो जाए, SOCl2 हो जाए, इन सभी से मिलता है RX। ये हम पहले ही कर चुके हैं। दूसरे तरह की केमिकल रिएक्शन की बात करता हूं, तो O और H अगर टूटता है, तो यहाँ पर RO माइनस बनता है। इसका मतलब यहाँ पर कार्बन वाले हिस्से पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पर ये बिहेव करता है एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पर क्योंकि ये H प्लस देता है, तो अल्कोहल यहाँ पर एज एसिड भी बिहेव कर रहे हैं। और मैं यहाँ से आप लोगों को एसिडिटी के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ यहीं पर, कि ये रहा एसिड की बात, कि अगर मैं अल्कोहल बताऊं, एलिफेटिक अल्कोहल और ये फिनॉल, तो दोनों में से फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। क्यों फिनॉल ज्यादा एसिडिक है? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी। यहाँ पे कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। इवन मैं आप लोगों को बताऊं, ये तो पानी से भी कम H देने वाली आइटम है। इसका मतलब अगर मैं आप लोगों को इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताऊं, तो अल्कोहल एसिड होते हैं, अल्कोहल O और H का बॉन्ड तोड़ते हैं, बट बहुत कम, मतलब इतना कम कि पानी से भी कम एसिड होते हैं। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, कि सबसे ज्यादा फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। और फिनॉल में भी मैं बता दूं बच्चों मेरे, ध्यान से समझिए, फिनॉल के भी अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए, तो वो एसिडिटी बढ़ाती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए, जैसे NO2 या हेलोजन ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जुड़ जाए, तो वो उसके एसिडिटी को बढ़ाती है। इसका मतलब नाइट्रोफिनॉल फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा। वहीं पर मेरे बच्चों, अगर कोई ऐसा उल्टा ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन देने वाला, जैसे CH3 या OCH3 मिथॉक्सीफिनाइल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। आप लोग शॉर्टकट नहीं लिखेंगे EDG EWG, आप पूरा पूरा लिखेंगे, क्योंकि गधे टीचरों की यहाँ पे कमी नहीं है दुनिया में। आप लोग पूरा लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप एसिडिटी डिक्रीज करता है, डिक्रीज, समझ रहे मेरी बात। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी इंक्रीज करता है, ये बात आप लोग समझ लीजिए, वो इंक्रीज करता है और वो डिक्रीज करता है। इस बात को एसिडिटी के बारे में समझ लीजिए। इसका मतलब यहाँ पर अल्कोहल एज न्यू एसिड हो गए हैं, ये वाली बात तैयार हो गई है हमारी, बिल्कुल। इसकी रिएक्शन अगर कोई करे, तो ROH की रिएक्शन कर देते हैं सोडियम मेटल के साथ, सोडियम इसके साथ, अल्टीमेटली बनेगा क्या, RONA बनेगा। एल्यूमिनियम के साथ करोगे तो RO का ट्वाइस एल्यूमिनियम, थ्राइस एल्यूमिनियम बनेगा। तीसरा आता है अल्कोहल एज होल। पूरा अल्कोहल जब पार्टिसिपेट करेगा, अल्कोहल एज होल, पूरा अल्कोहल पार्टिसिपेट करेगा, तो इसमें दो रिएक्शन है। पहला है ऑक्सीडेशन। तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये लेता हूं 1 डिग्री अल्कोहल, इसके ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है।
इसमें PCC डालते हैं तो RCHO, यहां से भी एक हाइड्रोजन गया, इधर से भी गया, तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए। तो PCC की जगह मैं कॉपर एट 573 केल्विन भी लिख सकता हूं। और वहीं पर अगर मैं RCHR-OH एक 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूं, तो यहां से भी वही रिएक्शन होगी, RCOR- मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड बन रहा था तो यहाँ कीटोन बनेगा, रिएक्शन वही होगी, दोनों तरफ से हाइड्रोजन चले जाएंगे, परंतु एजेंट होगा यहाँ पर KMnO4H+ की प्रेजेंस में, और उसके साथ डाला जाएगा कॉपर एट 573 केल्विन, इन दोनों में से कुछ भी डालोगे। वहीं पर बेटा 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, नो ऑक्सीडेशन, एज इट लैक्स अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। बेटा बताऊंगा अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ये देखो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा, ये भी तो रिमूव होता है ना, देखो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन का अल्फा अल्फा, तो ये भी रिमूव होता है, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल में ये होता ही नहीं है, तो इसीलिए वो रिएक्शन नहीं दिखाता, इसीलिए उसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। परंतु अगर मैं इसमें जबरदस्ती करके कॉपर एट 573 केल्विन डाल दूं, तो वहां पर ऑक्सीडेशन तो नहीं, एलिमिनेशन जरूर हो जाएगा, घाटे का सौदा हो जाएगा और अल्कोहल एल्कीन बना बैठेगा। ये तो एक रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन इसमें आती है अल्कोहल एज होल में, दूसरी रिएक्शन आती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकल जाना, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन में यहां बता रहा हूं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, अल्कोहल पानी निकाल देता है। अब आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जैसे मैंने ये अल्कोहल बताया और इस अल्कोहल में मैंने H2SO4 डाला पर टेम्परेचर 443 केल्विन डाल दिया, इस H+ की जगह एसिड की जगह कोई दूसरा एसिड H3PO4 भी चलेगा, कोई भी एसिड डाल दोगे तो यहाँ अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, मतलब अल्फा कार्बन अपना OH देगी और इसके पास वाला कार्बन बीटा कार्बन अपना H देगी, तो दोनों में से कुछ ना कुछ निकल जाएगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। यहीं पर अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होता तो वहां पर क्योंकि बॉन्ड का टूटना और आसान होता, तो 443 केल्विन की जगह मैं 373 केल्विन दे दूं तो भी बॉन्ड टूट जाएगा। वहीं पर अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल लेता तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन और स्टेबल होता, बॉन्ड और आसानी से टूट जाता, तो मात्र हीट करने पर ही बात बच जाती। तो डिहाइड्रेशन के लिए स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी बॉन्ड पे टूटने पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी और बॉन्ड टूटना किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन पर तो सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन के लिए रिएक्टिव अल्कोहल होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे अंत में 1 डिग्री। इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल को भैया डिहाइड्रेट करने में जान पान सूख जाएगा, तुम लोगों का बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। मैकेनिज्म के बारे में आते हैं, दोबारा बता दूं मैकेनिज्म मैंने आज बताए हैं, ये चैप्टर जाना जाता है मैकेनिज्म के लिए, पहले चैप्टर में कोई मैकेनिज्म नहीं आएगी, हेलो एल्केन हेलो एरीन में कोई मैकेनिज्म आपको मैंने नहीं बताई, इसकी मैकेनिज्म आएगी कैसे, CH3CH2OH ये आपका अल्कोहल है, इसमें H+ ऐड होगा, H+ कैसे ऐड होगा, CH3CH2OH2+, इसके बाद क्या होगा, ये इसमें से निकाल लेगा बॉन्ड और बना देगा CH3CH2+, ठीक है, इसमें से H2O निकल जाएगा, फिर क्या होगा, ये CH3 पूरा खोल के बना देता हूं मैं इधर और CH2+, इसके बाद ये वाला बॉन्ड कोई एक बॉन्ड यहां जाकर आपस में डबल बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा और इसमें से H+ निकल जाएगा और एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट छोड़ जाएगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर अल्कोहल्स, इसका मतलब मैंने क्या बताया, अल्कोहल्स अगर 443 केल्विन पर है तो वो एल्कीन बना देते हैं H+ की प्रेजेंस में, और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टेम्परेचर कम देते हो, वही अल्कोहल वही H+ एथर बना देता है,
तो ये कहानी में एक और ट्विस्ट है, ये आप लोगों को लर्न करना है। इसी के साथ खत्म हुई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, और हम चलते हैं कहाँ, हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की तरफ। ये ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट और लूंगा आप लोगों का, 15 से 20 मिनट और लूंगा, और आप लोगों का ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा और दोनों चैप्टर हमारे निपट गए। जैसे कि मैंने कहा था, दोनों चैप्टर में बहुत ज्यादा जान नहीं है। अभी भी जिसने नहीं करा भैया, कल सुबह ही उठ के कर लेना, कल सुबह ही उठ के कर लेना। वैसे तो आज करके सो तो सेफ है, तब भी अगर नहीं हो पाए कोई बात नहीं, कल सुबह उठ के कर लेना। और कल मान लो 3 बजे तक डेड है, सब कुछ हो जाने चाहिए 8 और 9 चैप्टर छोड़कर, और उसके बाद इनको करने के बाद सीधे 9 पकड़ना, अमाइंस। मतलब कल रात को 9 PM से पहले 8वें चैप्टर को छोड़कर फुल कोर्स आप लोगों का हो जाना चाहिए। ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के रूटीन के लिए, क्योंकि थर्सडे कल हम लोगों ने बेसिकली रखा था सैंपल पेपर देखने के लिए। जिसने हमारे रूटीन के हिसाब से काम किया है वो कल के दिन सैंपल पेपर देखेगा। जिसका फाइन आर्ट्स का पेपर है वो 3 बजे तक तो आराम से केमिस्ट्री पढ़े, उसके बाद फाइन आर्ट्स पढ़े। इसके बाद आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल्स में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल्स में तो ये रहा आप लोगों का फिनॉल, और फिनॉल की पहली केमिकल रिएक्शन के बारे में बताऊं तो इसमें ये वाला बॉन्ड तो टूटता नहीं है, छोड़ दो। तो O और H का बॉन्ड अगर टूट जाएगा, तो O और H का बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बनाएगा O- फिनॉक्साइड। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये फिनॉल एसिडिक होती है। ठीक है, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन भी बनता है कि बच्चों फिनॉल में टोटल ये बॉन्ड टूटने के बाद 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला बॉन्ड टूटने पर सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इसका मतलब ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब फिनॉल को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, परंतु इसके फेर बदल के बावजूद ये लेस एसिडिक है और ये ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक है। इसका कारण मेरे बच्चों ये है कि इसका रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है। इसके रेजोनेंस में एक बहुत खास बात है जो सारा तुरुप का इक्का है, सारे पैसे बटोर के ले जाता है, और वो है इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है जो सारे पैसे बटोर लेता है। बस आपको इतना ही लिखना है और सारी बात खत्म हो जाती है। इसके बाद इसकी रिएक्शंस, अगर किसकी रिएक्शन किसके साथ आती है, Na के साथ रिएक्शन पूछता है, NaOH के साथ रिएक्शन पूछता है। जैसे फिनॉल की रिएक्शन अगर मैंने कर दी, फिनॉल की Na के साथ कर दी या NaOH के साथ कर दी, तो दोनों ही सूरत हाल में ये बनाता है ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। इसी के साथ मैंने अगर इसमें FeCl3 कर दिया तो Fe3+ बनेगा, और आपको पता है ये O- बनाता है, एक ही नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब मुझे Fe3+ के लिए ऐसे फिनॉक्साइड आयन कितने चाहिए होंगे, 3 चाहिए। तो ये 3 बनाकर एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देता है, वायलेट कॉम्प्लेक्स देता है। इस रिएक्शन को फिनॉल टेस्ट भी कहते हैं। तो इसका मतलब कभी भी अगर किसी चीज के साथ फिनॉल को टेस्ट करना है तो आप लोग ये वाली रिएक्शन कर सकते हैं और करेंगे। इसके बाद फिनॉल के अगर मैं इस बॉन्ड के तोड़ने की बात करता हूं तो आप लोगों को पता है ये फिनॉल का ये वाला बॉन्ड तो टूटता ही नहीं। कौन से बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तो टूटता ही नहीं। तो फिनॉल एज होल में 2 रिएक्शन बड़े अहम है। पहली रिएक्शन है हमारी राइमर टाइमन रिएक्शन। क्या कहती है ये राइमर टाइमन रिएक्शन कि भैया ये हमारा फिनॉल है और इसमें हम डाल देते हैं NaOH और CHCl3, तो ये हमारा बन जाता है OH और CHCl2। ये हमारा बना देता है, ये हमारा बना देता है। और इसके बाद हम लोगों को अगर मैं H+ डाल देता हूं तो ये बनाता है हमारा OH और CHO। इसे कहते हैं बेंजेल्डिहाइड।
इसे कहते हैं सॉरी सैलिसल्डिहाइड, इसे कहते हैं सैलिसल्डिहाइड। इसी के अलावा यहाँ पर एक दूसरी रिएक्शन है, वो है कोल्ब्स। कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर NaOH होता है और CO2 होता है, बस इतना अंतर होता है। और यहाँ पर OH की जगह यहाँ बन जाता है COOH। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, COONA बनता है, बट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर दूसरे नंबर पर, यहाँ पर भी पहले नंबर पर ये और दूसरे नंबर पर H प्लस लिख देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तीसरी रिएक्शन क्या होती है, तीसरी रिएक्शन है विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट डाल दी जाती है तो क्या होता है, जिंक डस्ट डाल देते हैं तो OH में Zn डाल देते हैं तो क्या होता है, ZnO के साथ निकल जाता है और यहाँ बच जाता है सिर्फ बेंजीन। चौथा और आखिरी क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर मैं बेंजीन का ऑक्सीडेशन करता हूं और बेंजीन के ऑक्सीडेशन में आपको दिखेगा Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट, हालांकि पोटेशियम डाइक्रोमेट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके ऑक्सीडेशन से एक अजीब कंपाउंड बनता है, इसका नाम है बेंजोक्विनोन और ये कलर्ड कंपाउंड है। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बेंजीन का ऑक्सीडेशन होने पर वो कलर्ड क्यों बन जाता है, क्योंकि वो बेंजोक्विनोन बन जाता है, इसका कलर पिंकिश होता है। ठीक है, या व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज ऑक्सीडाइज, फिनॉल ऑक्सीडाइज होने के बाद कलर्ड कंपाउंड बन जाता है। इसके बाद फिनॉल की वही आखिरी रिएक्शन 5 पांडव वाली, तो उसमें 5 पांडव नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है फिनॉल में। क्या, मैं आपको बताता हूँ। पहला, सबसे पहले हेलोजिनेशन, Cl2 डालो या फिर Br2 डालो AlCl3 की प्रेजेंस में। तो आप लोगों को अगर Br2 डाल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, Br2 डाल रहा हूं किसकी प्रेजेंस में, AlBr3 की प्रेजेंस में या CS2 की प्रेजेंस में, तो बेसिकली हम लोगों को ब्रोमीन या ये मिलता हुआ नजर आता है। ऑर्थो या पैरा, इसमें पैरा वाला ही मेन आता है। परंतु अगर मैं कहीं पर यहाँ पे डाल दूं ब्रोमीन के साथ पानी, तो भैया ये फैल जाता है, फैल जाता है। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है और तीनों पोजीशन पर ये आके जुड़ जाता है और ये वाइट प्रेसिपिटेट भी बनता है, जिसकी वजह से ये फिनॉल का एक और टेस्ट है डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आता है। इसके बाद अगर मैं तीसरी रिएक्शन बताऊं, मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दूं, तो भैया अगर मैं नॉर्मल HNO3 और H2SO4 डालता हूं, तो आप लोग जानते हैं क्या होने वाला है, OH लग जाता है, इधर NO2 लग जाएगा ऑर्थो पर, या बाकी NO2 लग जाएगा पैरा पर वहीं पर अगर मैं डाल देता हूं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो भैया हो जाती है बल्ले बल्ले, क्योंकि NO2 ग्रुप लग जाता है तीनों जगह और ये बन जाता है सबसे ज्यादा एसिडिक। क्योंकि मैंने पीछे अभी भी पढ़ाया है, NO2 ग्रुप लगाने से एसिडिटी बढ़ती है और तीन तीन NO2 ग्रुप लगाने से तो भैया एसिडिटी माशाल्लाह भैया चमकेगी। इसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, ध्यान रखना, ये सबसे एसिडिक फिनॉल में से ऐसा है, सबसे ज्यादा एसिडिक फिनॉल। इसके बाद पांचवा रिएक्शन तो सिंपल सल्फोनेशन है, H2SO4 डालेंगे तो आप लोगों का वो SO3H या तो ऑर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे लगेगा। इसके बाद छठा रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो उसमें आप लोग जानते हैं OH इधर CH3 ग्रुप लग जाएगा, पैरा पे लगेगा। और इसके अलावा यहाँ पर सातवां फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन होता है, तो यहाँ पर OH के साथ COCH3 ग्रुप लग जाता है और एक पैरा पे लग जाता है। यही बात थी बेटा सारी की सारी। इसके अलावा अल्कोहल के क्वेश्चन आंसर्स मैंने इधर पेस्ट नहीं करे, मैं अलग से आप लोगों को सेंड कर दूंगा। इसके अलावा एथर्स जरूर आप लोग पढ़िएगा अभी, ठीक है ना, एथर्स जरूर पढ़िएगा। एथर में बस एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा, दो चीजें एथर में बताना चाहूंगा। एक तो विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ एथर, ये क्या कहता है, ये कहता है RX हेलो एल्केन में R-ONA अगर आ जाता है तो रिएक्शन क्या करती है, ये XNA के साथ चला जाता है और ROR- बनता है। तो इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा, इसे पिछले साल ही आना था ये समझ लो, पर वो आ नहीं पाया, इस साल आएगा। क्या था वो क्वेश्चन कि विलियमसन सिंथेसिस एथर की क्या कमी है, कमी ये है कि हेलो एल्केन मस्ट बी स्मॉल, हेलो एल्केन
मस्ट बी स्मॉल एंड अनहिंडर्ड, हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज इट विल नॉट फॉर्म एथर, इट गिव्स, एथर नहीं देगा, इट गिव्स एल्कीन, एथर की जगह क्या दे देगा, एल्कीन दे देगा। ठीक है, इसका मतलब कल को अगर आप लोगों को ये एथर बनाना है, ध्यान से सुन लीजिए, ये एथर बनाना है, इस एथर को बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, ध्यान से देखो, या तो ये वाला पार्ट, या तो ये वाला पार्ट आए हेलो एल्केन से, वैसे मुझे पता है ये वाला होगा ही नहीं, ये तो बड़ा वाला पार्ट है, ये हेलो एल्केन से आई ना। दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, CH3ONA, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैंने अभी बता दिया, दूसरा वाला ही पॉसिबल होगा। दूसरा वाला क्या है, छोटा वाला आ जाए हेलो एल्केन से और बड़ा वाला आ जाए सोडियम एल्कोक्साइड वाले पार्ट से, ये CH3ONA और CH3Cl, तो यही वाला रिएक्शन प्रेफर्ड है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ इसका, मेरे मन में आ रहा है, ये एथर अगर आप लोगों को बनाना है तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो छोटा वाला हेलो एल्केन, ऑब्वियसली छोटा वाला हेलो एल्केन ही होगा और बड़ा वाला होगा ONA, पर कहीं ना कहीं अगर तुम ये सोच रहे हो कि बड़ा वाला हेलो एल्केन हो जाए और छोटा वाला तुम लोगों का नहीं वो हो जाए, तो भैया ये नहीं हो सकता, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद HI के साथ रिएक्शन, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट खेल है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एथर की रिएक्शन, ये एथर है, एथर है, ये एथर है हमारा, इसमें HI रिएक्ट करेगा, तो आयोडीन एक के साथ आयोडीन जाएगा, एक के साथ H जाएगा, तो ऑब्वियसली छोटा एल्काइल देखना है हम लोगों को, क्योंकि हैलोजन वहीं जाता है, तो छोटा वाला पार्ट ये है, तो आयोडीन इसी के साथ जाएगा, तो ये CI बन जाएगा, और ये बाकी जो है ये वाला पार्ट आप लोगों का, ये वाला पार्ट बनेगा CCOH, ये बन जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे दूं अगर मैं, OCH3, इसमें HI डाल दिया तो क्या होगा, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर भी वही होगा, छोटा वाला पार्ट कौन है, O के, देखो O के एक तरफ देखो, आपको कैसे पता लगेगा छोटा वाला पार्ट, मैं आपको बताता हूँ, O के दोनों तरफ देखो, O के दोनों तरफ एक इधर है और एक इधर है, तो छोटा वाला सबको दिख रहा है, आयोडीन इसको अप्रोच करेगा, तो ये बनाएगा CH3I और ये बना देगा OH, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, रेड से लिख देता हूँ एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन ये है कि अगर 3 डिग्री ईथर है, 3 डिग्री ईथर, और इसको HI से करेंगे, और अगर मैं अब कहूं बेटा कौन किसके पास जाना चाहिए, तो आप दोबारा वही चीज कहेंगे, O के एक तरफ ये है, O के दूसरी तरफ ये है, I माइनस किसकी तरफ जाएगा, तो लग पकाएगा छोटे वाले के पास, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, बट यहाँ मैंने ऊपर एक्सेप्शन लिख दिया, यहाँ ये बड़े वाले के साथ जाएगा, और रीजन ये है कि बड़ा वाला अगर ये टूटेगा तो बड़ा वाला 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, इसका मतलब ये सिर्फ 3 डिग्री एथर में ही होगा, अदरवाइज हर जगह छोटे वाले पार्ट के साथ ही आयोडीन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री वाले केस में 3 डिग्री वाले पार्ट के साथ आयोडीन जाएगा, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, सिंगल स्टेप, इसीलिए सिंगल स्टेप में आयोडीन प्रेफर करती है, जो छोटा एल्काइल पार्ट हो जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो उसमें रिएक्शन करे। इसके अलावा इसकी भी रिएक्शन मैं पूछ सकता हूँ, एनिसोल, एक तो याद कर लो एनिसोल क्या होता है, एनिसोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा है, ये है एनिसोल, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कल को पूछा जाए एनिसोल की रिएक्शन, एनसीईआरटी में है और एक बार पेपर में आ भी चुकी है, कि एनिसोल का अगर हैलोजिनेशन करता हूँ, एनिसोल का हैलोजिनेशन करता हूँ तो नॉर्मल हम लोगों का क्या होता है, OCH3, इधर Cl लग जाता है। क्या होगा अगर मैं इसमें नाइट्रेशन कर देता हूँ, HNO3 कर देता हूँ, H2SO4 डाल देता हूँ, तो यहाँ पर जैसे वो रिएक्शन चलती है सेम कुछ अलग नहीं होती है, ये ध्यान करना।
इसमें बस एक और चीज आप लोगों को थोड़ा सा नोटिस में रखना है, और वो ये एक और चीज जो आपको नोटिस में रखना है वो ये है कि आपसे पूछा जाएगा ये बेंजीन है और ये है फिनॉल। तो फिनॉल ऐसा क्या करता है कि बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, और मैं ये लगा दूं क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन तो इलेक्ट्रॉन लेता भी है, इलेक्ट्रॉन देता भी है, छोड़ दो। पर फिनॉल के केस में क्या करता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ माइनस आई भी होता है और प्लस आर भी होता है। तो प्लस आर जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं रहा था एक्टिवेशन, क्योंकि डीएक्टिवेशन भी होता है। यहाँ तो भैया सिर्फ और सिर्फ प्लस आर हो रहा है, तो आप समझ लो कितना ज्यादा एक्टिवेशन है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बेंजीन पे लगा हुआ ये OH कैसे डिसाइड करता है, या कैसे बेंजीन की केमिकल रिएक्टिविटी को असर डालता है। तो भैया ये वाला ग्रुप जो इसके अंदर मौजूद है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस आर ग्रुप है, बहुत तगड़ा वाला प्लस आर करता है, देता है और बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है। इतना ही आज के लिए, दोनों चैप्टर करवा दिए। बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं आपको बताऊं ये दोनों चैप्टर करना। पर आप सभी के लिए बता दूं, अभी भी जो बच्चे नहीं कर लिए, अभी भी जिन बच्चों ने नहीं करा, प्लीज बेटा इसको खत्म करिए। आइडियल क्या होगा कि कल 12 बजे तक ये दोनों चैप्टर खत्म हो गए, नहीं हुआ तो 3 बजे तक करो, उसके बाद अमाइन करो, एल्डिहाइड छोड़ दो, उसके बाद सैंपल पेपर्स देखो, बहुत सारा काम है। ठीक है, फ्राइडे को भी सैंपल पेपर देखना है। ऐसे मत सोचो कि सर कुछ काम नहीं है हमें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ करने के लिए है। आज के लिए इतना